अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको इवन अगर आपको करंट अफेयर का इशू है वहाँ पे भी आपको ये हेल्प कर सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी की जब आप बात करते हैं, जब इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, तो वहाँ पे भी रीन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल आता है। इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोल आता है। एनर्जी क्राइसिस का जब ऐसे या क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो रीन्यूएबल एनर्जी सबसे पहली बात तो है क्या, ये हम देख डिफाइन करेंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और वाई रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर कौन कौन से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सोलर, विंड, बायोफ्यूल्स वगैरह, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर derived from the nature resources or nature processes and they replenished constantly। अब मैं इसको एक और अंदाज में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल का एक्चुअली फ़र्क पूछा जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जब इनको हम यूटिलाइज करें या जब उनको हम एक्सप्लॉइट करें तो वो डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो। लाइक आप विंड से एनर्जी पैदा कर रहे हैं तो हवा ख़त्म तो नहीं हो जाती, या हवा का कुछ क्या कहते हैं उसमें से कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, तो पेट्रोल डिसिपेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो पेट्रोल जो फॉसल फ्यूल है वो नॉन रीन्यूएबल है, और जो एयर है या जो विंड है वो रीन्यूएबल है। तो दैट्स वेरी इजी, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। दूसरा है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये वाइड जोग्राफिकल एरिया पे मौजूद होते हैं और इन अबंडेंस होते हैं, मतलब एयर, वाटर, सोलर अबंडेंस में होते हैं, ठीक है। और ये चार मेजर एरियाज में आपकी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हमें मिल रही होती है। एक तो आपका सोलर है, फिर आपका विंड पावर है, फिर बायोफ्यूल्स है और हाइड्रो पावर है। देखिए न्यूक्लियर जो है उसको भी हम रिन्यूएबल में क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, ये बात का बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि न्यूक्लियर को क्यों रिन्यूएबल में क्लासीफाई करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके लिए 1 किलोग्राम यूरेनियम ही काफ़ी होती है साल 2 साल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी यूरेनियम चाहिए आपको बहुत ज़्यादा हीट पैदा करने के लिए। और यूरेनियम जो है वो टनों के लिहाज से, बल्कि बिलियंस ऑफ टन के लिहाज से अर्थ पे मौजूद है। तो वो आप क्या कह लें कि एक किस्म का इनडेफिनेट रिसोर्स है। अब आ जाए हैं जी हम कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दुनिया की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अभी तक भी दुनिया में 79.7% जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, पूरी जो वर्ल्ड है, वो फॉसल फ्यूल से हासिल कर रहे हैं। ये इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जब आप पेपर में लिखेंगे तो जिससे एग्जामिनर आपका इंप्रेस होगा, ठीक है। और अच्छा, ये बात याद रखना है कि ये डाटा मैंने कहाँ से लिया हुआ है। ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको REN21 बोलते हैं। इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे दूंगा। और ये 2019 की रिपोर्ट है जिसमें ये लेटेस्ट डाटा ये अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे जाके आप लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप अपडेट करते रहें, साल हर साल जैसे जैसे उसमें कोई नई रिपोर्ट आती है तो उसमें आप देखेंगे कि जनाब न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी दुनिया में 2.2% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ट्रेडिशनल बायोमास से 7.5% प्रोड्यूस हो रही है। बाकी 10.6% जो है वो अदर सोर्सेज हैं। उसमें क्या कुछ है, उसमें विंड, सोलर, ठीक है, वो 2% है। बायोफ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट 1% है। हाइड्रो पावर 3.6% है। तो ये एक उसकी एक कंपोजिशन दी हुई है यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाए वाई रिन्यूएबल। डू नॉट डिप्लीट नेचर रिसोर्स। आपका नेचर रिसोर्स खत्म नहीं होता। जिस तरह गैस, पेट्रोल तो जब बंद करेंगे खत्म हो जाता है। इफेक्टिव है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बहुत ही कम है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम प्रोड्यूस होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं। रिलायबल एनर्जी सोर्स है, सन है, विंड है, वाटर है। अनएंडिंग रिसोर्स है, ख़त्म ना होने वाला है। गारंटी एनर्जी सिक्योरिटी फॉर कंट्रीज डिप्लॉइंग इट। जो कंट्रीज इस पे रिलाई कर रही होती हैं, मतलब फंस के, जिस तरह अभी कोरोना वायरस हुआ, ठीक है, या खुदा को जंग छिड़ जाए, तो पेट्रोल के शिप ही ना आप तक पहुंच पाए तो आपके कंट्री में तो पेट्रोल का क्राइसिस पड़ जाएगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल एनर्जी से बना रहे हैं, पेट्रोल या गैस से बना रहे हैं या कोल से बना रहे हैं। लेकिन अगर आप ये तमाम एनर्जी हासिल कर रहे हैं विंड से, वाटर से, तो आपकी बला से जंग लग रही है किसी और कंट्री में, क्या हो रहा है, क्योंकि आपका वो जो ट्रांसपोर्टेशन है एनर्जी की उसकी कोई नहीं है। आप डायरेक्टली नेचर रिसोर्स से एनर्जी हासिल कर रहे हैं। तो दैट इज अबाउट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद अब बाजी हम वन बाय वन जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है सोलर पावर। जिस तरह पीछे भी डिस्कस किया हुआ था कि ये टू टाइप्स की है, फोटोवोल्टिक है, फोटोथर्मल है। रिमेन एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिस तरह ये सोलर पैनल हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है।
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بھی بہت کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. فرض کہ آپ 100 میگا واٹ کا اگر پلانٹ لگاتے ہیں، جس طرح قائد اعظم سولر پاور پلانٹ ہے، ہارڈلی 20 میگا واٹ اس میں سے انرجی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس میں ابھی ایڈوانسز ان ٹیکنالوجی اینڈ سپورٹ فرام سرٹن گورنمنٹ، کچھ گورنمنٹ اس میں ایک بینیفٹ ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، تو اس سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اس میں سولر پاور میں ایک ٹائپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فوٹو وولٹک. اس میں کس طرح سے ہوتا ہے، جو آپ کا فوٹو وولٹک سیلز ہوتے ہیں وہ سولر انرجی کو کیا کرتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ میں چینج کرتے ہیں. اس میں الیکٹران پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ الیکٹران جو ہیں ان کا جب فلو ہوتا ہے تو وہ ایکسائٹڈ الیکٹران موو کرتے ہیں. تو جب الیکٹران کی موومنٹ ہوتی ہے اسی کو ہم الیکٹرک کرنٹ بولتے ہیں. وہ آپ کے چارج کنٹرولر میں جاتے ہیں، یہ ڈیوائسز ہیں. چارج کنٹرولر جو ہے وہ آگے اس کو بیٹری سسٹم میں دے رہا ہوگا، جہاں پہ یہ کرنٹ ڈی سی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ایک انورٹر کے ذریعے اس کو اے سی پاور کے اندر چینج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے، جتنے بھی کھمبے اور تاریں لگی ہوتی ہیں، اس میں جو آپ کا کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہوتا ہے، اور ڈی سی بولتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ کو. تو ہمیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا فوٹو وولٹک سیل موو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی جو سولر تھرمل. اب سولر تھرمل بڑا ایزی سا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈائریکٹ سن کی جو ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے جو ہیلیو کیا لیں سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے کچھ آپ کی شیٹس یا پینلز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ہیٹ کو کیپچر کر کے آپ کے جو کولڈ ٹینکس ہیں اس کو کیا کر رہے ہوں گے، ہیٹ ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. اور وہ کولڈ ٹینک جو ہیں وہ جب وارم اپ ہو جاتے ہیں وہ پھر آگے آپ کی انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ٹربائن اسٹیم بن رہی ہوتی ہے، اور اسٹیم سے آپ کی کیا ہوتی ہے، ٹربائن موو کر رہی ہوتی ہے، اور اس ٹربائن سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، انرجی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا سولر تھرمل کا آ گیا. اب اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں، بہت ہی زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی، نہ کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹھیک ہے، نہ کوئی دھواں، ٹھیک ہے، منیمل مینٹیننس اس میں چاہیے، میکسیمم ریلائبلٹی. لیکن سورج تو آپ کا سال میں 365 میں سے کچھ 360 دن یا 330 دن تو جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ہی، ٹھیک ہے. مطلب کبھی اگر کلاؤڈز ہیں زیادہ یا بارش بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس دن تھوڑی اس کی جو ہے وہ انٹینسٹی سن ریز کی کم ہو سکتی ہے. سسٹمز آر ایزیلی ایکسپینڈڈ، آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اس کے بعد ہے یہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہے. یہ اس کا کونز ہے، پروڈیوس پاور اونلی ڈے، ڈیورنگ ڈے، رات کے وقت انرجی پروڈیوس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. لارج ایریا فار سیٹ اپ چاہیے. لیکن اس کے بھی سولوشن ہے. لائک انڈیا نے کیا کیا کہ اس نے آپ کا نہر نہیں چل رہی، نہر ہے تو نہر کے اوپر لگا دیا، چھتوں کے اوپر لگا دیا، تو آپ کی بہت ساری ایبسولوٹ اسپیس ہوتی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پولوشن لیول کین انفلوئنس سولر سیلز افیکٹونیس. آپ دیکھیں اگر آپ کے علاقے میں گرد و غبار بہت زیادہ ہے، دھواں بہت زیادہ ہے، مٹی بہت زیادہ ہے، تو سولر پینلز کے اگر اوپر مٹی پڑ جائے گی تو ان کی افیکٹونیس کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا آ گیا جی ونڈ پاور. بڑا آئی فیسینیٹ دس کہ جو ونڈ پاور ہے، ایک تو پہلی بات ہے یہ آف شور اور آن شور دو طرح کا ہوتا ہے. آن شور کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمندر کے اندر کہیں پہ جو ہے وہ ونڈ ملز لگا دیتے ہیں، بڑی بڑی، وہ جو پانی کی جو کیا لیں گے، سوری، ہوا کی جو چکیاں ہوتی ہیں. تو یہ کرتی کیا ہے، یہ کنورٹ کائنیٹک انرجی آف ونڈ انٹو الیکٹریکل انرجی. یہ بھی رینیوبل چوائس ہے، زیادہ تر یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ اپلائی ہو رہی ہے. اور کمپیٹیٹیو آلٹرنیٹو ٹو مور ٹریڈیشنل میتھڈز آف پاور جنریشن. تو یہ ایک بہت ہی اچھا آلٹرنیٹو ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ونڈ ٹربائن ہے وہ ہوا کے ذریعے گھومتی ہے، اور وہ جب روٹیٹ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹربائن لگی ہوتی ہے اس کے اندر، جو کہ ڈی سی وولٹیج پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈی سی وولٹیج، یہ پروسیس آلموسٹ سبھی کے اندر سیم ہی رہے گا. وہ ڈی سی وولٹ جو ہے اس کو انورٹر کے ذریعے اے سی وولٹیج کے اندر کنورٹ کیا جائے گا، پھر اس کو مین یوٹیلٹی یا بریکر پینل کے ذریعے آپ کے آگے سپلائی کو دے دیا جائے گا، اے سی گریڈ کو، اور وہاں سے پھر گھروں تک سپلائی کر دیا جائے گا. اچھا، اب اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ کون میں اگر دیکھیں جائیں، دا اسٹرینتھ آف دا ونڈ از ناٹ کانسٹینٹ. پورا سال یا دن رات کے اندر بھی اسٹرینتھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. تو کبھی بجلی زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے، کبھی کم پروڈیوس ہو رہی ہے. لیکن سولر کے کمپٹیشن میں اس میں یہ ہے کہ اس میں دن کا مسئلہ نہیں ہے، دن رات ہوا چلتی رہتی ہے تو وہ آپ کی انرجی پروڈیوس ہوتی رہتی ہے. ونڈ جہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں یہ بڑی نوائزی ہوتی ہیں. دیکھیں گھر میں اگر پنکھا ایک چل رہا ہو تو وہ کتنا شور کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے بلیڈز تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ونڈ سائٹس آر آفن لوکیٹڈ ان ریموٹ لوکیشنز. مطلب یہ ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ظاہر بات ہے آبادی نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ تو ونڈ کی سپیڈ ہی نہیں بنے گی. تو یہ زیادہ تر ڈیزرٹیڈ یا خالی بیرن لینڈز یا اوشن کے اندر لگائی جاتی ہیں. تو وہاں سے آپ کو انرجی سپلائی کرنے کے لیے لمبی ایک سپلائی لائن بچھانی پڑے گی. تو یہ تو اس کے کونز ہو گئے.
लेकिन यह है कि स्मॉलर लैंड रिक्वायरमेंट व्हेन कंपेयर टू सोलर एंड हाइड्रो। अगर सोलर और हाइड्रो से कंपेयर करें तो इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए इसमें। कैन बी बिल्ट ऑफ शोर, ऑन शोर भी बिल्ड की जा सकती है, ऑफ शोर भी बिल्ड की जा सकती है, और चीपर देन सोलर। तो विंड मिल उतनी महंगी नहीं है जितना आपका सोलर पावर पे खर्चा आता है, उस लिहाज से ये कंपेरेटिवली चीपर है। उसके बाद आ गया जी बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या है? आप बायो इथानॉल, जिसको इथानॉल बोलते हैं, उसको पेट्रोल में मिक्स करके चलाएं। बायोडीजल फ्यूल्स होते हैं, कुछ एस्टर्स वगैरह को क्या कहते हैं, डिकम्पोज करके उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज करके तो वहाँ से उसको बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह जो आपका बायोमास है, यानी कि जो प्लांट मटेरियल है, उनको डिकम्पोज करके उसमें से गैस प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको बायोगैस कहेंगे। तो प्रोड्यूस थ्रू कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एज सच एज एग्रीकल्चर, तो ये तो एग्रीकल्चर में मेनली ये होता है। इथानॉल इज अल्कोहल डिस्टिल फ्रॉम प्लांट मटेरियल, ये कॉर्न से भी हो सकता है, शुगर केन ब्राज़ील में उसे किया जाता है, यूरोप में वीट से प्रोड्यूस किया जा रहा है ये इथानॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो सारे फूड्स हैं, कॉर्न भी फूड है, शुगर केन भी फूड है, वीट भी फूड है, तो ये यहाँ पे फूड वर्सेस फ्यूल एक डिबेट भी इसमें है कि जनाब अगर आप बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे गरीब हैं जिनको तो खाना नहीं मिल रहा, और आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की आपको फिक्र पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी एक इसमें डिबेट है। बट ये है कि अगर फर्ज किया आपने इकोनॉमी को रन करना है और आपके पास सब प्लस रिसोर्स पड़ा हुआ है, फूड रिसोर्स पड़ा हुआ है, तो उससे आप ऑब्वियसली एथेनॉल जनरेट कर सकते हैं। इस तरह बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल फैट्स, जिसको मैंने बोला था एस्टर्स वगैरह, और वेजिटेबल ऑयल इनटू कन्वेंशनल डीजल सब्स्टिट्यूट, एक डीजल सब्स्टिट्यूट बनता है। बायोगैस का यहाँ पे तस्करा नहीं किया हुआ, तो मैं आपको वही बता देता हूँ। वो क्या होता है कि बायोमैस, गले सड़े पत्ते और पुराना जो क्या कहते हैं रिमेन्स ऑफ क्या कहते हैं एनिमल्स या प्लांट कटिंग्स, ठीक है, जानवरों का गोबर, उसको जो है वो डिकम्पोज करके उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद आपका आ गया जी, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। इनहेरेंटली रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल है क्योंकि देखें आप पौधे लगाते जाएंगे, ठीक है, और कट करके उसका बायोफ्यूल बना लेंगे, फिर नए पौधे लगा लेंगे, फिर बायोफ्यूल बना लेंगे, तो इसलिए वो जो आपका प्लांट मटेरियल है वो रिन्यूएबल है। एमिट्स लेस पोल्यूशन। इथानॉल जब बर्न होता है ना, या कभी आपने मैट्रिक इंटर ओ लेवल्स या ए लेवल्स के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि आप अगर लैब एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहाँ पे ईथर बर्न करते थे या मेथानॉल बर्न करते थे, वो बहुत कम जो है वो आपका जो है वो फ्यूम्स या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो या स्मोक कम प्रोड्यूस करता है, तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ईजियर टू ट्रांजिशन टू विदाउट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, इसमें कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आपके पास जो लाइक शुगर इंडस्ट्री है तो उसमें एज ए बाई प्रोडक्ट ही आपका एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसको आप एज ए बायो एथेनॉल यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें यह है कि जो कॉन्स क्या है, नॉट एनफ लैंड स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स फॉर बायोफ्यूल डिमांड, वही कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको बताई थी, क्या जी, फूड वर्सेस फ्यूल, ठीक है। आपके पास इतना स्पेस नहीं है, प्रोड्यूसिंग देम रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन दे जनरेट। अब ये पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। जब आप पौधे को ग्रो करते हैं तो वो सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं, आप उसको खाद डाल रहे हैं, आप उसको पानी डाल रहे हैं, तो अगर उन तमाम फैक्टर्स को आप कैलकुलेट करें तो जितना आप उससे एनर्जी हासिल करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी उसमें क्या हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाती है, और स्टिल इट इज़ पोल्यूटिंग एज कम्पेयर टू विंड एंड सोलर। तो जो बाकी अदर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं अगर उनके साथ कंपेयर करेंगे तो ये स्टिल इट्स अ पोल्यूटिंग सोर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हाइड्रो पावर। पाकिस्तान के अंदर तो इसकी बहुत ज़्यादा हमारी रिलायंस है इसके ऊपर। पावर ड्राइव फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर और फास्ट रनिंग वाटर। देखें हाइड्रो पावर भी तीन चार किस्म की होती है, टाइडल वाटर भी होती है, रन ऑफ द रिवर भी होता है, और फॉलिंग वाटर भी होता है। रन ऑफ द रिवर क्या होता है कि आप छोटा मोटा एक डैम लगाते हैं, चलते पानी के ऊपर एक टरबाइन रख देते हैं और उसे टरबाइन घूमती रहती है और उससे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और फॉलिंग वाटर क्या है कि आप किसी हाई प्लेस पे एक डैम बनाते हैं, वहां से वो गेटेड डैम होता है, जब आप गेट खोलते हैं तो वहां से पानी गिरता है और उसके जरिए आप टरबाइन रोटेट करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टाइडल क्या होता है, आप समंदर के ऊपर जो है वो टरबाइन लगाते हैं, तो जब टाइड्स, आपको पता है स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स पैदा होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जब चौदहवीं का चांद होता है तो देखो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो टाइड्स रेज करती हैं। तो जब उनका उतार चढ़ाव होता है तो उसकी वजह से भी आपकी एनर्जी जो है वो पानी आगे शहर की तरफ आता है और वे वापस जाता है, तो आते हुए भी टरबाइन को मूव करता है, जाते हुए भी टरबाइन को मूव करता है, तो उससे भी एनर्जी जनरेट होती है।
तो ये मोस्ट मैच्योर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर आप देखें तो ये सबसे ज़्यादा मैच्योर एनर्जी सोर्स है। अब इसमें होता क्या है, जिस तरह ये देखें आपने ये स्लस गेट्स हैं, पानी आपने डैम के अंदर स्टोर किया हुआ है, ये एक गेट है, इसको आपने खोला हुआ है, अगर इसको बंद करेंगे तो ज़ाहिर बात पानी बंद हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप ओपन कर देते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है वो आपका वाटर मूव कर रहा होता है। अच्छा जी, जो वाटर ये आपकी रेजरवायर और ये डैम है, एक्चुअली डैम बोलते हैं जो ब्लॉकेज होता है, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ पे जाएगा तो ये आपकी टर्बाइन है, उसके ये ब्लेड्स है, ये टर्बाइन को बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। इसके बैक एंड पे आपका जनरेटर लगा हुआ है, वो जो जनरेटर है वो ऑब्वियसली पावर प्रोड्यूस करेगा और वो वहां से आपके ट्रांसफार्मर और उसके जरिए फिर ट्रांसमिशन केबल्स के जरिए आपके इलाके को सप्लाई कर दी जाएगी। ये एक टिपिकल एनर्जी जनरेशन का, जो हाइड्रो पावर जनरेशन का बड़ा ही इजीएस्ट एक मेथड आपको बताया हुआ है। और पानी वहां से फिर नीचे डाउन स्ट्रीम में मतलब छोड़ दिया जाता है और वहां से फिर निचले इलाकों को चला जाता है। अच्छा, अभी इसके भी प्रॉज एंड कॉन्स के हैं। द चीपेस्ट वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ डैम को बिल्ड करने में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, कैपिटल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये बात याद रखें। डैम्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू बिल्ड, ठीक है, लेकिन ऑपरेशनल कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। फर्स्ट किया, अगर आपके पास जिस तरह हमारे यहाँ कुछ महीने आते हैं, जब जनवरी फरवरी का महीना आता है, देखो उस वक्त स्नो मेल्टिंग नहीं हो रही होती तो पानी की कमी हो जाती है, तो उन दिनों में आपको पानी चाहिए होता है फसलों को लगाने के लिए भी। और फिर आप कंट्रोल्ड वाटर रिलीज करते हैं बिजली की डिमांड के मुताबिक और फसलों की डिमांड के मुताबिक, क्योंकि आपका पानी जो है वो दो, एक तो आप बिजली पैदा कर रहे होते हैं, दूसरे आप एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी पानी रिलीज कर रहे होते हैं। कैपेबल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो इसमें तो थ्री गॉर्जस डैम चाइना ने बनाया हुआ है, तो वो दे आर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं, तो आप इसको बहुत लार्ज लेवल पे भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके पास लिमिटेड लोकेशंस होती हैं, आप हर जगह पे डैम नहीं बना सकते। देयर आर सर्टन नेचुरल साइट्स जहाँ पे सिर्फ डैम बन सकता है। और फ्लडिंग ऑफ लैंड, जहाँ पे आप डैम बनाते हैं तो इर्द गिर्द के एरिया जो है वो फ्लड होते हैं, जिस तरह कालाबाग डैम की कंट्रोवर्सी आपको पता ही है। उसके बाद आ गया जी फाइनल जियोथर्मल। जियोथर्मल चार मेजर सोर्सेज तो आपको बता दिए, उसके अलावा ये छोटे छोटे सोर्सेज हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ड्राइव विद इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ अंदर से आपको पता है गर्म है, तो कई जगहों पे जो हीट की वजह से जो आपके स्प्रिंग्स, इनको बोलते हैं वाटर स्प्रिंग्स, तो वो पानी गर्म बाहर ऊपर निकल रहा होता है। तो ऐसी जगह पे क्या किया जा सकता है कि आप पानी के अंदर एक वेल एक साथ बोर करके उसके अंदर से आप जो उसके में से स्टीम पैदा हो रही है, उस स्टीम के जरिए आप आगे एक टरबाइन लगा के या ब्लेड लगा के उससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वाटर एंड आर स्ट्रीम कैरी द जियोथर्मल एनर्जी टू द अर्थ सरफेस, वो जियोथर्मल एनर्जी कैरी कर रही है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोथर्मल कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेज आर टू बी हार्नेस टू जनरेट दैम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये देखें, फर्स्ट किया ये आपका जी हॉट वाटर है, यहाँ से स्टीम आ रही है, इस स्टीम के जरिए आप टरबाइन रोटेट करेंगे और उस टरबाइन से आगे जनरेटर लगा हुआ वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इस एनर्जी को आप क्या करेंगे, आप आगे सप्लाई करेंगे। इस तरह आपका ये कूलिंग टावर है, तो कूलिंग टावर को क्या किया जाता है कि आप यहाँ से पानी इंजेक्ट करते हैं, वो अंदर हॉट होके बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये या इसमें ये भी होता है कि कूलिंग टावर जो अंदर मौजूद है वो नीचे अंदर इंजेक्शन वेल के जरिए पानी भेजता है अंदर, तो हॉट वाटर जो है वो उसको वापस जाता है, तो वो हॉट हो जाता है, ठीक है, उसको भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट सेविंग, क्योंकि नेचुरल हीट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। और इसमें जो आपके ग्लोबल जो भी इसमें सिस्टम ऑफ हीटिंग है और कूलिंग है, वो इसमें ऑलमोस्ट आर क्लाइमेट के अंदर ये जो मशीन्स हैं ये वर्क करती हैं, ठीक है। हाई अपफ्रंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैं, क्योंकि इनको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है, हर कंट्री के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। पोटेंशियल लैंडस्केप अल्ट्रेशन, जब आप वहाँ पे इनको इंस्टॉल करेंगे तो आपको लैंडस्केप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो ओपन लूप सिस्टम है वो ग्राउंड वाटर को, जो आपका ज़मीनी पानी है उसको पोल्यूट भी करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर पीने के काबिल नहीं रहेगा। फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। आइटम्स जो होते हैं वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह यूरेनियम की आप बात करते हैं, उसके साथ यूरेनियम 92 235 उसका जो आइसोटोप होता है, उसके साथ जब एक न्यूट्रॉन इसको अटैक करता है तो ये ब्रेक हो जाता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन के अंदर और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन होती है जो हम जब बात करते हैं
न्यूक्लियर एनर्जी की, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपका जो है वो न्यूक्लियाई ब्रेक हो रहा होता है। तो द बॉन्ड्स दैट होल्ड एटम टुगेदर कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एटम्स आर स्प्लिट अपार्ट। जब यूरेनियम दो छोटे एटम्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दिस प्रोसेस का न्यूक्लियर फिशन, इसको हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये प्रोसेस जो है उसमें जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो होता क्या है कि उस हीट एनर्जी को, अब ये आपका न्यूक्लियर फिशन प्लांट है, ये रॉड्स हैं जो न्यूक्लियर रॉड्स हैं जो जाके हीट प्रोड्यूस करेंगी। ये हीट जो है वो स्टीम के तौर पर आगे जाएगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी, उस स्टीम से आपकी टरबाइन रोटेट होगी, टरबाइन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जनरेटर में, और उसको आप सप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो आपका पानी यहाँ से गर्म हो रहा है ऑब्वियसली उसको कूलिंग टावर में भेजेंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, ये जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है स्वाय विंड और सोलर के आपने या हाइडल के आपने ज़्यादा देखा है जिसमें हीट के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसमें हीट को आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जिसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, डज नॉट एमिट कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेनिफिट है, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस, वेरी एफिशिएंट। 1 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो 20,000 टाइम्स मोर एनर्जी देन 1 किलोग्राम ऑफ कोल, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंट ये रिसोर्स है आपका। न्यूक्लियर एनर्जी वेस्ट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका जो वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन काज करता है, उसको ठिकाने लगाना फिर बड़ा मसला है। द मोर पावर प्लांट्स द हायर द रिस्क ऑफ हैविंग अ डिजास्टर फेलियर। आपको पता है सर, चेरनोबिल का एक डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था। तो इस तरह का एक ये रिस्की बहुत ज्यादा है। यूरेनियम इज द एनर्जी सोर्स विच इज स्कार्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स विद इन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 30 to 60 years लेफ्ट बिफोर डिप्लीशन डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। अगर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये 30 to 60 ईयर में डिप्लीट भी हो सकता है। टाइम टू प्लान बिल्ड द न्यूक्लियर प्लांट इज 20 to 30 ईयर्स। तो इसको बिल्ड करना जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को, हर कंट्री के पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें टाइम भी काफी ज्यादा चाहिए होता है। अब आपको कुछ बता दें जी, ग्लोबल लेवल पे जो एनर्जी का शेयर है, आप ये देखें, ये जनाब 2008 है, और ये आपकी जो है ये नॉन रीनेबल एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। तो 2008 से आप देखते हैं 2011 तक ऑलमोस्ट आपका जो एनर्जी थी वो मोर देन 50% जो थी वो नॉन रिन्यूएबल थी, लेस देन 50% थी रिन्यूएबल। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, देखें 2018 में ये कुछ ग्लोबल एनर्जी जो कह लें कि ओवरऑल नेट एडिशन हो रहा है, ये एडिशन की बात हो रही है कि आपका जो लोग जो गवर्नमेंट्स हैं वो अब ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स ज़्यादा लगा रहे हैं। ये इसको कंफ्यूज नहीं करना काइंडली, ये ओवरऑल शेयर ऑफ नहीं है टोटल एनर्जी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो तो अभी भी जो आपकी नॉन रिन्यूएबल है वो बहुत ज़्यादा है। ये है कि जो नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से रिन्यूएबल कितने हैं और नॉन रिन्यूएबल कितने हैं। 2008 से 11 तक 50% से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल लग रहे थे, लेकिन अभी जो है वो रिन्यूएबल ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाला टेबल आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये सोर्स दिया हुआ है पिछले के अंदर, मैंने वहाँ पे स्टेट में सोर्स नहीं था। तो REN21 रीन्यूएबल्स 2019 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ये लेटेस्ट इस वेबसाइट पे जाके, या REN21 आप जैसे गूगल में लिखेंगे आपको ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप नेट पे स्टडी कर सकते हैं। अभी तक 2019 की रिपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है, 2020 की रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसको मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जनाब। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको हेल्प करेगा ऐसे के अंदर भी, कहीं पे आपका एनर्जी क्राइसिस पे ऐसे आ जाता है या क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ जाता है, ये आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।